नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए थे। मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में मदद करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का आज दूसरा दिन है। वे मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आजादी मिली थी। यह दोस्तों राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना। भारतीय मूल के सर शिव सागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को आजादी मिली थी। इस दिन को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राबड़ी देवी बोली, नीतीश भांग खाकर विधानसभा में आते हैं, सदन में महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। तेजस्वी यादव बोले, कानून व्यवस्था खराब, सीएम इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन बुधवार को सदन में खूब हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं, वो विधानसभा में भांग खाकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। इससे पहले विधान परिषद में राबड़ी देवी और सीएम नीतीश के बीच बहस हुई। राबड़ी ने कहा कि बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। इस बयान पर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के राज में कोई काम नहीं हुआ। राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब इनके पति हट गए तब इन्हें सीएम बनाया गया। नीतीश ने कहा कि महिलाओं के लिए पहले कोई काम हुआ था, हमने कितना काम किया है। पहले महिलाओं को कोई पढ़ाता था, अब महिलाएं आगे बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान सरकार ने क्वेटा भेजे 200 से ज्यादा ताबूत, 100 यात्री अब भी बीएलए के कब्जे में। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक में बड़ी तादाद में लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने 200 से ज्यादा ताबूत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भेजे हैं। पाकिस्तान रेलवे के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि बलूचिस्तान के बोलन भेजने के लिए 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा लाए गए हैं। ट्रेन हाईजैक की घटना को अब तक 28 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक पाकिस्तान की सेना सभी बंधकों को नहीं छुड़ा पाई है। हालांकि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ये ताबूत प्रोटोकॉल के तहत भेजे गए हैं ताकि बुरी स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पिता के बाद अब उदयनिधि बोले, जल्द बच्चे पैदा करें, इनके नाम तमिल में रखें, परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बाद अब उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील की है। साथ ही बच्चों के नाम तमिल में रखने को कहा है। दरअसल दोस्तों, उदयनिधि ने कहा कि हमने राज्य की जनसंख्या नियंत्रण की, लेकिन अब हमें इससे समस्या हो रही है। मैं नए शादीशुदा जोड़ों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें। अगर परिसीमन होता है तो हम लोकसभा में 8 सीटें खो देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए हो गए तैयार। अमेरिका यूक्रेन में 8 घंटे चली बैठक, अब रूस की सहमति का है इंतजार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन वॉर खत्म करने को लेकर मंगलवार को अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन का युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की है। दरअसल दोस्तों, यह प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम है। इसे स्वीकार करने के लिए यूक्रेन पूरी तरह तैयार है। अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह रूस को इसके लिए राजी करे। जैसे ही मॉस्को सहमति देगा, युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। यह कहना था वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा निकाय चुनाव, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में खिला कमल, बीजेपी ने रोहतक समेत 9 निगमों पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 नगर निगम में से 9 में जीत दर्ज कर ली है, जिसमें कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ रोहतक भी शामिल है। जबकि मानेसर में निर्दलीय महिला उम्मीदवार को जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस निकाय चुनाव में भी पहली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहां भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संभल की जामा मस्जिद में होगी रंगाई पुताई, हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करें, ढांचे को नुकसान न हो। जी हां दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में ही रंगाई पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश सुनाया। वहीं दोस्तों, 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा था कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। हिंदू पक्ष रंगाई पुताई का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि रंगाई पुताई से मंदिर के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, इसलिए परमिशन न दी जाए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 3 बल्लेबाज बने, शुभमन पहले नंबर पर कायम, बॉलर्स में जडेजा की टॉप 10 में एंट्री, कुलदीप तीसरे स्थान पर। जी दोस्तों, आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में 76 रन की शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में 2 पायदान का फायदा हुआ। बुधवार को जारी रैंकिंग में रोहित शर्मा ने विराट कोहली और हेनरिक कार्लसन को पीछे छोड़ा। रोहित की रेटिंग बढ़कर 756 हो गई है। विराट 5वें स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं दोस्तों, बॉलर्स रैंकिंग में स्पिनर कुलदीप यादव को 3 और कीवी कप्तान मिचेल सेटनर को 6 स्थान का फायदा हुआ। कुलदीप तीसरे और सेटनर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एयरटेल के बाद जियो की भी स्पेस एक्स से डील, देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। एलन मस्क की कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जी हां दोस्तों, एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए करार किया है। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने अमेरिकी कंपनी के साथ करार किया था। एयरटेल ने कल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। समझौते के तहत स्पेस एक्स और एयरटेल बिजनेस शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी सरकार में एलजी के खिलाफ हुए केस होंगे वापस, बीजेपी की नई सरकार कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद फैसलों में बदलाव दिखने लगा है। सूत्रों के अनुसार नई सरकार ने उपराज्यपाल से जुड़े कानूनी मामलों की समीक्षा शुरू कर दी है और कई केस वापस लेने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रज में विधवा माताओं ने खेली होली, गोपीनाथ मंदिर में उड़ा 45 क्विंटल फूल गुलाल, महिलाओं के साथ विदेशी भी झूम उठे। जी हां दोस्तों, वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में आज विधवा माताओं ने फूल गुलाल से होली खेली। 20 क्विंटल फूल और 25 क्विंटल गुलाल की व्यवस्था की गई। इतने गुलाल और फूलों की बारिश हुई तो फर्श पर इसकी मोटी परत जम गई। माताओं के साथ विदेशी महिलाएं भी झूम उठी। विदेशी पर्यटकों ने कहा कि यह अद्भुत है, बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह आनंद की अनुभूति पहली बार हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स से हो गए डिस्चार्ज, डॉक्टर्स का किया शुक्रिया। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली एम्स से बुधवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 9 मार्च को मेरे भर्ती होने से लेकर 12 मार्च को छुट्टी मिलने तक एम्स की मेडिकल टीम की अनुकरणीय देखभाल और पेशेवर रवैये की मैं तहे दिल से सराहना करता हूँ। उनके समर्पण से मैंने जल्दी रिकवरी की। भारत और उसके बाहर के शुभचिंतकों का मैं आभारी हूँ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल, लोकसभा में इमिग्रेशन बिल हो गया पेश। जो विदेशी भारत के लिए खतरा है उसे एंट्री नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 बिल पेश किया। इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता है, ठहराता है या फिर बसाता है तो उसे 3 साल जेल या फिर 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। दोस्तों, भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास अब वैध पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हाथ में कुर्सी लेकर संसद से निकले जस्टिन ट्रूडो, कैमरे को जीभ दिखाई, फोटो वायरल हुआ। फेयरवेल स्पीच में भावुक भी हुए। जी दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को लिबरल पार्टी कन्वेंशन में कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी फेयरवेल स्पीच दी। इसके बाद वो कुर्सी उठाकर संसद से बाहर चल दिए। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उनके हाथ में कुर्सी है और वो कैमरे की तरफ जीभ दिखा रहे हैं। कनाडा के न्यूज़पेपर टोरंटो सन के पॉलिटिकल लेखक ब्रायन लिली ने एक्स पर लिखा कि परंपरा के अनुसार कनाडा के सांसदों को संसद से बाहर निकलते वक्त अपनी कुर्सी अपने साथ ले जाने की इजाजत है। मुझे यह परंपरा अच्छी लगती है, फिर भी ट्रूडो की यह तस्वीर अजीब है। शायद यह जल्द होने वाले चुनाव की तरफ इशारा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डिजिटल फ्रॉड से कई सौ करोड़ का हो गया नुकसान, लोकसभा में सरकार ने पेश किए आंकड़े। जी हां दोस्तों, देश में पिछले 10 सालों में जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, उसी तर्ज पर डिजिटल फ्रॉड और उससे लोगों को होने वाले नुकसान में भी बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जो शिकायतें मिली है, उसके मुताबिक जहां साल 2014-15 में लोगों को धोखाधड़ी के जरिए 18.46 करोड़ का नुकसान हुआ था, वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में दिसंबर महीने तक के ही आंकड़े यह बताते हैं कि 107 करोड़ के पार यह नुकसान जा पहुंचा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
यूपी में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका, 10 जिलों में जुम्मे की नमाज का वक्त बदला, संभल शाहजहांपुर में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, इस बार होली 64 साल के बाद रमजान के जुम्मे के दिन है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार एक साथ था। रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश के 10 जिलों में जुम्मे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया है। वहीं दोस्तों, लाट साहब के जुलूस के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से लाए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फरवरी में रिटेल महंगाई घटकर 3.61% पर आई, 7 महीने में सबसे कम। सब्जियां दालें सस्ती, जनवरी में महंगाई 4.31% पर थी। जी हां दोस्तों, दाल और सब्जियां सस्ती होने से फरवरी में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.61% पर आ गई है। यह महंगाई का 7वें महीने का निचला स्तर है। जुलाई 2024 में महंगाई 3.54% पर थी। वहीं जनवरी 2025 में महंगाई 4.31% थी। सांख्यिकी मंत्रालय ने 12 मार्च को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शेन बॉर्न की सलाह, जसप्रीत बुमराह एक सीरीज में केवल 2 टेस्ट मुकाबले खेलें। अब अगर उनकी पीठ में चोट लगी तो करियर खत्म हो सकता है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉर्न ने जसप्रीत बुमराह को आगाह किया है कि अगर उनकी पीठ में चोट लगती है तो उनका करियर खत्म हो सकता है। उन्हें एक बार में 2 टेस्ट मुकाबलों से ज्यादा मैच नहीं खेलने चाहिए। बुमराह अभी बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वह कब पूरी तरह से फिट होंगे या आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में लू की चेतावनी, एमपी में पारा 39 डिग्री के पार, हिमाचल में बर्फबारी का येलो अलर्ट, पंजाब में अगले दिन बारिश की है संभावना। जी हां दोस्तों, देश में गर्मी का असर दिखने लगा है। राजस्थान के बाड़मेर और जालोर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दोस्तों, जालोर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यह औसत से 7 डिग्री ऊपर है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में टेम्परेचर 39 डिग्री के पार चला गया। मंगलवार को इंदौर संभाग का थार शहर सबसे गर्म रहा। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अलग अलग इलाकों में सोमवार शाम से ही हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक में बारिश की संभावना व्यक्त की है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। सेंसेक्स 72 अंक गिरकर 74,029 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 27 अंक गिरा। इंडसइंड बैंक के शेयर में आज 4.42% की तेजी रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को सेंसेक्स 72 अंक गिरकर 74,029 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 27 अंकों की गिरावट रही और यह 22,470 के स्तर पर बंद हुआ। कल दोस्तों, बड़ी गिरावट के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में आज 4.42% की तेजी रही। दोस्तों, निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से आज 19 में तेजी और 31 में गिरावट रही। एनएसई के आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.91%, मीडिया में 1.5%, रियल्टी में 1.65% और सरकारी बैंकों में 1.08% की गिरावट रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 1474 रुपए महंगी होकर 98,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। सोना 119 रुपए बढ़कर 86,143 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 119 रुपए बढ़कर 86,143 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 86,024 रुपए पर था। वहीं दोस्तों, चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 1474 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले 1 किलो चांदी का भाव 96,626 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बोट अगले हफ्ते सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करेगी। आईपीओ से 2000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। कंपनी ने पहले 2022 में किया था अप्लाई। जी हां दोस्तों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट अगले हफ्ते अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी फाइल कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना रही है। कंपनी के सूत्रों ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि बोर्ड को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही तक आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल जाएगी। आईपीओ का एग्जैक्ट साइज सिर्फ डीआरएचपी में ही बताया जाएगा। सूत्रों का अनुमान है कि आईपीओ का टोटल साइज 2000 करोड़ रुपए हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
तमिल एक्टर थलापति विजय के खिलाफ केस दर्ज, मुस्लिम समुदाय के अपमान का लगा आरोप। एक दिन का रोजा और इफ्तार पार्टी की थी आयोजित। जी हां दोस्तों, तमिल एक्टर से राजनेता बने थलापति विजय के खिलाफ चेन्नई में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर मुस्लिम समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा है। दरअसल दोस्तों, बीते दिनों थलापति विजय ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर इफ्तार पार्टी आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने न केवल मुस्लिम समुदाय के साथ इफ्तार किया बल्कि खुद भी एक दिन का रोजा रखा था। अब दोस्तों, इस पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। एक तरफ जहां कई लोगों ने विजय के इस कदम की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर कई ने उनकी आलोचना भी की। इतना ही नहीं, उनकी फिल्मों को बायकॉट करने की भी मांग की गई है। दरअसल दोस्तों, न्यूज 18 के मुताबिक इस मामले में अब तमिलनाडु सुन्नत जमात की ओर से चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय में थलापति विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इफ्तार के दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में 19,838 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 18 मार्च से शुरू आवेदन, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। जी हां दोस्तों, बिहार में पुलिस कांस्टेबल के 19,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत कुल मिलाकर 19,838 पद हैं जिन पर भर्ती की जाएगी। अगर आप 12वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शुभमन गिल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने, तीसरी बार अवार्ड हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, भारतीय ओपनर शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप को पीछे छोड़कर यह अवार्ड हासिल किया। गिल का यह तीसरा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। इससे पहले 2023 में उन्होंने जनवरी और सितंबर में इसे जीता था। दोस्तों, फरवरी महीने में खेले गए 5 वनडे में शुभमन गिल ने 101.50 की एवरेज और 94.19 के स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाए। वे भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 259 रन बनाकर टॉप स्कोरर थे। भारत ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विपक्ष बोला, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एनर्जी प्रोजेक्ट क्यों? ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। सरकार बोली, एजेंसियों से मंजूरी के बाद लाइसेंस दिया। जी दोस्तों, बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस और डीएमके ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई। दरअसल दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। उन्होंने दावा किया कि प्रोजेक्ट बॉर्डर से 1 किलोमीटर के दायरे तक लगेंगे, जबकि नियमों के तहत बॉर्डर एरिया से 10 किमी तक किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होती है। दरअसल दोस्तों, गुजरात सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा से 1 किमी के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को 25,000 हेक्टेयर जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट बोला, तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल जरूरी। याचिकाकर्ता ने कहा था, मैं सीबीएसई में पढ़ा हूं। बिजली विभाग ने तमिल न सीख पाने पर निकाल दिया था। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरी चाहने वालों को तमिल पढ़ना और लिखना आना चाहिए। बेंच ने यह टिप्पणी तमिलनाडु बिजली बोर्ड के एक जूनियर सहायक से जुड़े मामले में की। दरअसल दोस्तों, जो अनिवार्य तमिल भाषा की परीक्षा पास करने में विफल रहा था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उनके पिता नेवी में थे, जिसके चलते उन्होंने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई की है, इसलिए वह कभी तमिल नहीं सीख पाए। कोर्ट अगले महीने फैसला सुनाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का अंग्रेजी नाम बदलने की मांग पर आज हुई सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिया को भारत कहने की याचिका, केंद्र अपना पक्ष रखेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में आज देश का नाम अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। 17 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। अब उस समय को और बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने 4 फरवरी की सुनवाई में केंद्र के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए समय दिया था। दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता नमह ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि संविधान में इंडिया जो भारत है लाइन को बदलकर भारत या हिंदुस्तान राज्यों का संघ कर देना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सम्राट अशोक ने अपने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपनाया था, तो जल्दी से उस धर्म का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।